नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी सौगात। बीजी को उनके बेटे रविंदर ने अमेरिका बुलाया है। आग की तरह खबर पूरे गांव में फैल गई। अंततः पोते के जन ने बीजी की रविंदर के पास न जाने की कसम तोड़ ही दी। वाह परजाई जी, पुत्र हो तो ऐसा, माँ को अमेरिका की सैर कराने को मना ही लिया। मुंह बोले देवर ने परिहास किया। हाय सतवंत, हवाई जहाज पर उड़ते डर नहीं लगेगा। झूले की ऊंची पेंग पर तो तेरी चीखें निकल जाती थी। हवाई जहाज के न तो नीचे धरती न पानी, आकाश में कैसे उड़ेगी। बसंत की बात पर सब हंस पड़े। सच तो यह था कि सतवंत उर्फ बीजी हवाई उड़ान की कल्पना से खुद डर रही थी, पर पोते का मुंह देखने की लालसा ने डर पर विजय पा ली थी। बीजी के बिछोह की सोच सब दुखी थे। बीजी किसी की चाची ताई, किसी की परजाई और बच्चों की प्यारी दादी थी। गांव उनका भरा पूरा संसार था। हर एक के सुख दुख में बीजी शामिल रहती। बच्चे उनकी कहानियां सुनते कभी न थकते। आज बीजी की आंखों के सामने उनका अपना अतीत उभर रहा था। एक दिन इसी गांव में वह बहू बनकर आई थी। रात भर ढोलक पर गीत गाकर औरतों ने नई बहू का स्वागत किया था। लाल जोड़े में सिमटी सतवंत का घूंघट उठा, पति मुग्ध ताकता रह गया। छल छल करती नदी सतवंत को गंभीर सागर सदृश मास्टर जी में अपना प्राप्य मिल गया। सतवंत के मन में प्यार का दरिया हरहराता, जो हर किसी को अपने स्नेह से सराबोर कर देता। घर में सास और पति के छोटे से परिवार का प्यार पा सतवंत खिल उठी। बहू को आशीषती सास ने अचानक ही इस घर से विदा ले ली। घर की जिम्मेदारियों ने अल्हड़ सतवंत को गंभीर गृहिणी बना दिया। हमजोलियां ठिठोली करती। ए सतवंत, तू तो एकदम बदल गई री। अरे यही तो मौज मस्ती की उम्र है और तू है कि घर का पल्ला ही नहीं छोड़ती। कितनी उकसाती। हाँ चल, आज मेला चलते हैं, तेरी मनपसंद चूड़ियां मिलेंगी। बसंती उमकती। नहीं बसंती, आज मास्टर जी घर जल्दी लौटेंगे, उन्हें खाना कौन परोसेगा। धत तेरे की। अरे तेरे मास्टर जी एक दिन खुद परोस कर खा लेंगे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। मेला रोज रोज नहीं लगता। मास्टर जी कहते हैं यह दुनिया ही सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में जो आनंद मिलता है वो शोरगुल वाले मेले में नहीं मिलता। ठीक है, तू ज्ञानी इस दुनिया का मेला देख, हम जाते हैं। तू तो जैसे पुरखिन बन गई है। घर लौटे मास्टर जी अपनी भोली घरवाली की बात सुन मुस्कुरा उठे। कभी कभी दूसरों का मन भी रख लेना चाहिए सतवंत। चलो कल हम दोनों मेला चलेंगे। तुझे लाल चूड़ियों का लच्छा दिलवाऊंगा। सच, तब तो बड़ा मजा आएगा। पर बुधिया काकी बीमार हैं, उन्हें छोड़कर कैसे जाएं? सतवंत सोच में पड़ गई। तू सबका कितना ख्याल रखती है सतवंत। मोहन से कह दूंगा, कल वह काकी को देख लेगा। मेले में बिखरे रंगों और खुशी ने सतवंत का बचपन लौटा दिया। उस दिन गंभीर मास्टर जी भी सतवंत के साथ अपना गांभीर्य भूल गए। झूले पर चढ़ी सतवंत खुशी से किलक उठी। कलाई भर लाल चूड़ियां पहन बार बार अपना हाथ निहारती रही। चाट खाती सतवंत को सीसी करते देख मास्टर जी ने टोका था। इतनी मिर्ची डलवाने की क्या जरूरत थी। चल उधर जामुन खाकर मुंह मीठा कर ले। नहीं जी, मिर्ची में ही तो चाट का असली मजा है। दुपट्टे से आंखें पोंछती सतवंत मुस्कुरा उठी। सुनते हैं ज्यादा मिर्ची खाने से जुबान कड़वी हो जाती है, पर तेरी जुबान से तो फूल झड़ते हैं। गांव वाले तुझे सराहते नहीं थकते। और तुम? बड़ी बड़ी आंखें मास्टर जी पर निबद्ध थी। मैं तो दुनिया का सबसे ज्यादा भाग्यवान इंसान हूँ जो मुझे तू मिली। पर तुझ में एक ही कमी है। क्यों जी, हम में कौन सी कमी है? क्या कहीं हमसे चूक हुई है? अरे चांद में भी तो दाग है। तू पढ़ना शुरू कर दे तो तेरी ये कमी भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तुम हमें पढ़ाना शुरू कर दो, हम अपनी यह कमी भी मिटा देंगे। यह हुई ना बात। चल, इसी बात पर एक बार फिर झूला चढ़ेगी। मास्टर जी मुस्कुरा रहे थे। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई। सत्तो पर जाए के पाँव में मोच आई है, उनके लेप लगाना है। बुधिया काकी की भी खबर लेनी है। जाने मोहन ने ठीक वक्त पर दवा दी या खेल में भूल गया। दूसरे दिन सतवंत ने कागज कलम उठाई थी। टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाती वह मुग्ध हो जाती। काश उसके बापू जिंदा रहते तो वह भी स्कूल जाती। पिता के बाद चाचा ने उसे आश्रय जरूर दिया, पर उसकी स्थिति एक मुफ्त की नौकरानी जैसी ही रही। पढ़ने पढ़ाने की कौन सोचता। दिन भर काम में पिसती सतवंत, पर चाची को तरस नहीं आता। हर वक्त उसे कोसती ताने देती।
वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी। शादी में ढोलक पर गीत गाती सतवंत को देख मास्टर जी की माँ ने अपने गंभीर बेटे के लिए उसका हाथ मांग लिया। शादी के बाद सतवंत के दिन फिर गए। सास की सेवा में उसे अपार आनंद मिलता। घर के पालतू पशुओं पर भी उसका प्यार छलकता। भूरी गाय तो उसके हाथ से ही चारा लेती। सफेद बिल्ली उसके आगे पीछे दौड़ती। उन सब के बीच हम उम्र सहेलियों के साथ त्योहार मनाती सतवंत अपने दुखद अतीत को भूल चुकी थी। सास के रूप में उसे माँ मिल गई थी। सास की मृत्यु ने उसे बहुत दुखी किया, पर अपने को समेट उसने उनके दायित्व निभाने शुरू कर दिए। सतवंत की पढ़ाई शुरू होते ही उनके बीच रविंदर आ गया। नन्हे से रविंदर में सतवंत को एक जीता जागता खिलौना मिल गया। अब उसकी सारी दुनिया रविंदर के इर्द गिर्द ही घूमती। कागज कलम का मुंह छूट गया और सतवंत अपनी कमी दूर करने की बात भूल गई। सतवंत के सुख को न जाने किसकी नजर लग गई। मास्टर जी के आकस्मिक निधन ने सतवंत को स्तब्ध कर दिया। 2 वर्ष के रविंदर को सीने से चिपटाए वह टुकुर टुकुर ताकती रह गई। मास्टर जी की मृत्यु ने सब कुछ बदल दिया। गाय भैंस के चारे के लिए भी पैसे चाहिए। मास्टर जी की कोई अर्जित संपत्ति तो थी नहीं। सतवंत के सामने भविष्य मुंह बाए खड़ा था। उस वक्त इन्हीं गांव वालों ने उसे संभाला था। भूरी गाय को विदा करती सतवंत के आंसू नहीं थम रहे थे। शाह जी ने समझाया, गाय हम ले जरूर जा रहे हैं, पर जब तक रविंदर बड़ा नहीं हो जाता उसके हिस्से का दूध पहुंचाता रहेगा। हाथ में 4 पैसे आने से बच्चे को सहारा मिलेगा। जब जी चाहे अपनी गाय से मिलने आ जाना। हमारा घर भी तो तेरा घर है सतवंत। शाहनी ने दिलासा दिया। शाह और शाहनी ने अपना वादा पूरा किया। रविंदर को दूध दही मिलता रहा। इस एहसान के एवज सतवंत ने शाहनी के घर के काम और उनका खाना बनाना शुरू कर दिया। इस तरह उसका वक्त भी कट जाता और घर की जरूरतों के लिए पैसे भी मिलने लगे। दिन महीने और साल बीतते गए। अभावों के बीच बड़ा होता रविंदर माँ का किया त्याग महसूस करता। अक्सर सतवंत कहती, आज मास्टर जी जिंदा होते तो तुझे हर खुशी देते पुत्र। तुमने मुझे हर खुशी दी है बीजी। आशीर्वाद दो बड़ा होकर तुम्हारा कर्ज चुका सकूं। एमएससी में अव्वल आए रविंदर ने सतवंत के पांव छू लिए। जुग जुग जिए मेरा पुत्र, बस रब से इसी दिन की मन्नत मांगी थी। अगर आज मास्टर जी होते तो तुझ पर कितना गर्व करते। सतवंत ने दुपट्टे के छोर से आंखें पोंछ डाली। बीजी अब अपने रब से दुआ मांग, मुझे अमेरिका जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाए। क्या तू 7 समंदर पार अमेरिका जाएगा? यहाँ क्या कमी है पुत्र? यहाँ क्या रखा है बीजी? एक बार अमेरिका पहुंच जाऊं तो तुझे सोने के झूले में झुलाऊंगा। रविंदर की आंखों में सपने चमक रहे थे। ऊपर वाले ने रविंदर की सुन ली। पीएचडी करने के लिए रविंदर को अमेरिका से बुलावा आ गया। रविंदर को विदा करती बीजी का दिल बैठा जा रहा था। उस वक्त भी उन्हें गांव वालों ने ही सहारा दिया। रविंदर का जाना उसके बचपन की साथी चन्नी को भी बहुत खला था। उसकी आंखों ने तो बस रविंदर के ही सपने देखे थे। सोनी आंखों से वह बीजी के आसपास डोलती रहती। रविंदर के भेजे पैसों से बीजी ने गांव भर में मिठाई बांटी थी। निहाल सिंह ने सलाह दी थी, इन पैसों से अपना घर पक्का करा ले परजाई जी। रविंदर की शादी होते वक्त पक्का घर होना ही चाहिए। क्यों कच्चे घर में अपनी चन्नी बेटी हमें नहीं दोगे भैया? चन्नी तो आपकी ही है परजाई जी, जब जी चाहे ले जाओ। निहाल सिंह की स्वीकृति पाते ही बीजी ने रविंदर को अपने दिल की बात लिख भेजी थी। जवाब में रविंदर ने बीजी के फैसले से साफ इनकार कर दिया था। उसे एक पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए। चन्नी जैसी लड़की के लिए गांव का इंसान ठीक रहेगा। बुझे मन से बीजी ने निहाल सिंह से चन्नी का रिश्ता कहीं और कर देने की बात कही थी। चन्नी तो जैसे एकदम मुरझा गई। चन्नी को कलेजे से चिपटा बीजी फूट पड़ी। तो उसकी किस्मत में नहीं थी चन्नी, बड़ा अभागा है मेरा पुत्र। सतवंत का मुंह हथेली से ढाप चन्नी रो दी। उस दिन के बाद से बीजी जैसे रविंदर से नाराज सी थी। उसके भेजे पैसों को हाथ नहीं लगाया। उससे भी बड़ी चोट तब लगी जब रविंदर ने लिखा, उसने अमेरिका में साथ काम करने वाली लड़की से शादी का फैसला कर लिया है। अमेरिका में पली बढ़ी मोनिका की मां को हिंदुस्तानी लड़के और हिंदुस्तान से कोई लगाव नहीं था। मोनिका की जिद की वजह से उसकी शादी रविंदर से जरूर कर दी गई। शर्त यही थी कि रविंदर को अमेरिका में ही शादी करनी होगी। बीजी ने शादी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। अब जब रविंदर ने अपने बेटे के जन्म पर मां को आग्रहपूर्वक बुलाया तो बीजी से रुका नहीं गया। सूरज उगते ही पोते की लंबी उम्र के लिए गुरुद्वारे में मत्था टेक आई। नन्हे बच्चे के लिए बड़े चाव से झबले कुर्ते सिल डाले। जल्दी ही उनके जाने का दिन आ गया।
बीजी को विदा करने पूरा गांव इकट्ठा था। दुख सुख की हम उम्र साथिनों के आंसू नहीं थम रहे थे। कितनी बसंती सत्तो शाहनी के साथ न जाने कितनी यादें जुड़ी थी। बसंती बार बार कहती, देख सतवंत, बेटे पोते को पा, हमें भूल मत जाना, वापस जरूर आना। हाँ, हम हर पल तेरा इंतजार करेंगे। अपनी परवाह रखना, कोई जरूरत होने पर हमें याद करना, शाहनी ने भरे गले से कहा। चन्नी ने जब से बीजी के जाने की बात सुनी, उसके गले से निवाला ही नीचे नहीं उतर पा रहा था। निहाल सिंह ने रुद्धे स्वर में बीजी से कहा था, चन्नी तुम्हारे घर जाती, ये हमारी किस्मत में नहीं था। अगले बैशाख में चन्नी की शादी है, तब तक जरूर लौट आना पड़ जाएगी। बीजी को दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचाने निहाल सिंह आए थे। हवाई यात्रा के नाम पर बीजी का दिल बैठा जा रहा था। निहाल ने तसल्ली दी, घबराओ नहीं परजाई जी, हवाई जहाज में एकदम घर जैसा महसूस करोगी। आजकल अमेरिका जाना मामूली बात है। आंसू भरी आंखों से बीजी ने निहाल सिंह को विदा दी। एयरपोर्ट पर नजर घुमाने पर देखा, सचमुच उन जैसी कई औरतें थीं, पर उनके चेहरे पर डर नहीं था। एक औरत के पास बैठ बीजी पूछ बैठी, आप भी अमेरिका जा रही हैं? जी हाँ, बहू के बेबी होने वाला है, हम तो चौथी बार जा रहे हैं। आपका वहाँ कौन है? मेरा बेटा है जी, बड़ा लायक बेटा है। पहली बार जा रही हूँ, सो मन थोड़ा परेशान है। अरे आजकल हमारे हिंदुस्तान के बच्चे अमेरिका में बड़ा नाम कमा रहे हैं। यहाँ कितने बुजुर्ग देख रही हैं, इनमें से ज्यादातर अपने बच्चों के पास जा रहे हैं। बीजी खुश हो गई, वह अब अकेली नहीं थी। हवाई जहाज के अंदर पहुंची, बीजी कहाँ बैठे, तभी एयर होस्टेस ने उन्हें उनकी सीट दिखा दी। पेटी बांधने की दिक्कत भी उसी लड़की ने दूर कर दी। मन ही मन बीजी ने उसे आशीष दे डाली। हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा था। बीजी का मन हवाई जहाज से भी ऊंची उड़ान भर रहा था। काश बसंती देख पाती। सतवंत जरा नहीं डरी। खाने की प्लेट में प्लास्टिक के चम्मच देख बीजी को एक पुरानी घटना याद हो आई। शाहजी के घर उनके बेटे के दोस्त शहर से आए थे। उनके साथ ढेर सारे प्लास्टिक के चम्मच और प्लेटें देख बीजी ताज्जुब में पड़ गई। शाहनी ने हंसते हुए बताया था, शहर में ऐसे चम्मच प्लेट खाने के बाद फेंक दिए जाते हैं। ये सब यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, इसलिए ये सारा सामान साथ लाए हैं। क्या इतने अच्छे चम्मच प्लेटें फेंक दी जाती हैं? हाँ, पिकनिक में बर्तन धोने का झंझट कौन करेगा। शाहनी, क्या 2 चम्मच मैं रविंदर के लिए ले जा सकती हूँ? बड़े संकोच से बीजी पूछ सकी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, 2-4 चम्मच ले जाने से कौन सी कमी आएगी। चम्मच पाकर रविंदर निहाल हो उठा। बचपन में माँ के हाथ से निवाला खाकर अब वह अपने हाथ से खाना खाने लगा था। चम्मच से दाल चावल खाना एक अनुभव था। कई दिनों तक रविंदर दोस्तों को चम्मच दिखाता रहा। निहाल सिंह की बेटी चन्नी रविंदर से 2 बरस छोटी थी। रविंदर चन्नी का आदर्श था। रविंदर की हर बात चन्नी को मान्य होती। अपने प्रति चन्नी की इस भक्ति का रविंदर पूरा फायदा उठाता। चन्नी की हर नई चीज पर रविंदर का पहला हक होता। उसी चन्नी को एक चम्मच थमा, रविंदर ने उसका मन जीत लिया। खाना खत्म कर बीजी ने लापरवाही से चम्मच छोड़ दिए। मन में पुलक सी उठी, एक दिन ऐसे ही चम्मच कितने अनमोल थे। शायद आज तक उसी मुंह की वजह से वह उस चम्मचों को फेंक नहीं सकी थी। आज उनके बेटे को किस बात की कमी है, वह तो चांदी सोने के चम्मच से खा सकता है। बीजी को याद आया, कैसे दिन मौसम बदलते रहे। रविंदर और चन्नी का बचपन चिड़िया सा उड़ गया। अब रविंदर को देखती चन्नी की आंखों में सपने जागने लगे थे। चन्नी के मन की बात सतवंत समझती थी, पर वह उस दिन के इंतजार में थी जब रविंदर पढ़ाई पूरी कर अच्छी सी नौकरी पा ले। उनकी इसी देर ने सब कुछ बदल डाला। सिर झटक बीजी ने पुरानी यादों से बाहर आना चाहा। अब तो रविंदर एक बेटे का बाप बन चुका है। अमेरिका पहुंची बीजी हक्की बक्की रह गई। हवाई जहाज की लंबी उड़ान की थकान, बेटे का वैभव देख छूमंतर हो गई। उन्हें लगता वह जागती हुई सपना देख रही थी। क्या वह कभी सपने में भी सोच सकती थी उनका पुत्र राजा बन जाएगा। छोटे से पलंग पर राजकुमार सा नन्हा पोता सो रहा था। भला इतना छोटा बच्चा अकेले सो सकता है? रविंदर तो रात में डरकर बीजी से चिपट जाता था। बड़े प्यार और अरमान से पोते को उठा, मुंह चूम लिया। बहू की ओर मुड़कर अधिकार से बोली, आज से मुन्ना मेरे पास सोएगा। दादी के रहते वह अकेला क्यों सोए? मुंह पर गर्व भरी खुशी छलक उठी। ओह नो, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अलग क्रिब में लिटाना ही होता है। एक बात और, प्लीज बच्चे के मुंह पर कभी किस्मत कीजिएगा। जर्म्स जा सकते हैं, यह अमेरिका है, यहाँ गांव के नियम नहीं चलते। विस्मित बीजी को याद आया, नन्हे से रविंदर के गाल चूमती वह अपने को भूल जाती थी। रविंदर को तो कोई जम्स नहीं लगे।
पोते के शानदार कपड़े देख बीजी अपने लाए मामूली झबले कुर्ते देती संकुचित थी। पीले साटन के झबले पर चन्नी ने बड़ी मेहनत से सुनहरा गोटा टाका था। कपड़े देखती मोनिका हंस पड़ी। ये देहाती कपड़े यहाँ नहीं चलते, यहाँ के बच्चे ऑल ओवर पहनते हैं। बीजी का मुंह फक पड़ गया। कितने अरमान से वह पोते को खिलाने आई थी, पर उनका देहातीपन मोनिका को नहीं भाया। रविंदर और मोनिका के काम पर जाने के बाद अमेरिकी बेबी सिटर आ जाती। बच्चे के रोने की आवाज से बेपरवाह वह टीवी देखती रहती। बीजी का कलेजा उमड़ आता। उनकी गोद में जाते ही बच्चे का रोना थम जाता। बेबी सिटर उनसे बच्चे को छीन क्रिब में लिटा न जाने क्या क्या कहती। बीजी का मन तड़प उठता। कुछ ही दिनों में उन्हें अपना गांव याद आने लगा। वहां सारे दिन कोई न कोई आता रहता। यहाँ तो पूरे दिन मुंह सिए बीजी का जी घबरा जाता। काम से लौटे रविंदर की ओर वह उम्मीद से ताकती, पर रविंदर की व्यस्तता उन्हें अपने से दूर रखती। जब कभी रविंदर बीजी के कमरे में आता वह निहाल हो उठती, पर मोनिका को रविंदर का उनके पास आना खल जाता। वह किसी न किसी बहाने रविंदर को अपने पास बुला लेती। रविंदर से जी भर बात करने को वह तरस गई। शायद बेबी सिटर ने मोनिका से उनकी शिकायत की थी। वह बाबा को गोद में ले उसकी आदत बिगाड़ रही थी। मोनिका बीजी पर उबल पड़ी। अगर आपको यहाँ रहना है तो चुपचाप कमरे में बैठिए, टीवी देखिए, पर मेरे बेटे की आदतें मत बिगाड़िए। यहाँ बच्चों को गोद में नहीं लिया जाता। वह रोता है बहू, तुम्हारी बेबी सीटर उसे ठीक से नहीं देखती। आप अपना काम देखिए। हाँ, खाने में ज्यादा तेल की मत डाला करिए, रविंदर को हजम नहीं होता। पैर पटकती मोनिका चली गई। गांव में दिन बीतते देर नहीं लगती थी, पर यहाँ दिन काटना कितना कठिन लगता। वक्त काटने के लिए खाना बनाना आसान काम था। रविंदर की मनपसंद डिशेज उन्हें याद थी। जिन डिशेज को खाकर रविंदर बड़ा हुआ, अब वो सब वर्जित थी। गोभी मूली के पराठों पर मक्खन की टिक्की वह कितने चाव से खाता था, पर अब पराठों पर मोनिका रोक लगा देती। अपना बेटा ही उन्हें अजनबी लगने लगा था। 2 दिनों से टीवी पर बार बार एक औरत और नन्हे शिशु को दिखाया जा रहा था। बीजी समझ नहीं सकी बार बार एक ही बच्चे की तस्वीर टीवी पर क्यों दिखा रहे हैं। अमेरिका आकर अपने अनपढ़ होने का दर्द उन्हें सताने लगा था। मास्टर जी ने ठीक कहा था, उसकी यह कमी उसका कलंक थी। बड़े संकोच से रविंदर से अपना सवाल पूछ बैठी। जवाब में रविंदर ने जो बताया उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। टीवी पर दिखाए जा रहे नन्हे से बच्चे को उसकी बेबी सिटर ने क्रोधावेश में दीवार पर पटक खत्म कर डाला। उस नन्ही जान की यही गलती थी कि वह रो रहा था। न जाने उसे क्या तकलीफ रही हो। देर रात तक बीजी उस निर्मम घटना के बारे में ही सोचती रही। रविंदर ने बताया था, बेबी सिटर्स की निर्ममता की ऐसी बहुत सी घटनाएं घट चुकी हैं। अचानक बीजी को लगा शायद बेबी सिटर पर निगाह रखने के लिए ही उन्हें बुलाया गया था, वरना क्या उन्हें पोते को गोद में ले जी भर दुलार करने का भी अधिकार न था। जिस उमंग और उत्साह के साथ बीजी अमेरिका आई थी, अब निराशा में बदल चुकी थी। अंततः अपने मन की बात रविंदर से कह ही बैठी, अब मुझे वापस भेज दे पुत्र, यहाँ आए बहुत दिन हो गए। वहाँ किसके लिए जाना है बीजी? मेरा सब कुछ तो गांव ही है बेटा, मेरे जाने का दिन जल्दी तय कर दे। क्या कह रही हो बीजी? जानती हो तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए 50,000 खर्च किए हैं। तुम्हारे चले जाने से मोनिका को बहुत परेशानी होगी। कैसी परेशानी पुत्र? मेरे ख्याल से तो शायद मैं ही उसकी परेशानी की वजह हूँ। तुम्हारे चले जाने के बाद मोनिका को खाना जो बनाना पड़ेगा, उसे कुकिंग से नफरत है। क्यों? तुम लोग तो उबला टिन का खाना ज्यादा पसंद करते हो। मेरा तला भुना खाना तुम्हें हजम कहाँ होता है। न चाहते हुए भी बीजी के स्वर में व्यंग खनक उठा। ओह बीजी, अभी बहस करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ पुत्र, तेरे पास माँ के लिए वक्त ही कहाँ है। तेरे 50,000 के लिए मुझे रुकना ही पड़ेगा। बीजी को लगता उन्हें बंदी बना लिया गया था। बात उनकी समझ में आ रही थी। मोनिका को उनके तौर तरीके पसंद नहीं आते, पर बच्चे की बेबी सिटर पर उनकी निगाह तो रहती थी। बीजी सिहर उठी। ये कैसा देश है जहाँ किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। अपना बेटा भी अब पराया हो चुका था। गांव से निहाल सिंह की भेजी खबर ने बीजी को उबार लिया। उनके घर के सामने कोई कारखाना खुल रहा था। आसपास के घरों को तोड़ा जाना जरूरी था। घर के बदले अच्छा मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले में सतवंत परजाई की उपस्थिति जरूरी थी। इस खबर से रविंदर को बीजी को वापस भेजना ही पड़ेगा। बीजी ने उत्साहपूर्वक वापसी की तैयारी शुरू कर दी। सामान सहेजना ही क्या था, जी चाहता रविंदर से कह दे, गांव वालों के लिए छोटी छोटी सौगात भेज दे। आखिर उन्हीं के सहारे वह यहाँ तक पहुंच सका है। पर स्वाभिमान ने मुंह नहीं खोलने दिया। उनके अमेरिका आते वक्त सबने बच्चे के लिए कुछ न कुछ भेजा ही था।
भले ही मोनिका ने उन सौगातों पर हाथ भी नहीं धरा। अचानक उनके मन में एक ख्याल कौंध उठा, हाँ यही ठीक रहे, हाँ यही ठीक होगा। अंततः बीजी के वापस जाने का दिन आ पहुंचा। बीजी अपना बक्सा ठीक कर ही रही थी कि अचानक मोनिका के साथ आए रविंदर ने उन्हें चौंका दिया। मोनिका के चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। आप अपने बक्से में क्या छिपा कर ले जा रही हैं? क्या कह रही हो बहू? विस्मित बीजी ने रविंदर की ओर निगाह उठाई, पर चेहरे के संशय ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। बेबी सिटर ने बताया है आपने अलमारी से कुछ निकाल कर बक्से में रखा है। बताइए मेरी कौन सी चीज उठाकर ले जा रही हैं? बीजी की स्तब्धता देख मोनिका का आवेश और बढ़ गया। झटके से बीजी का बक्सा खोल बक्सा उलट डाला। एक साथ 25-30 प्लास्टिक के चम्मच गिर पड़े। शर्म से बीजी का चेहरा उतर गया। मोनिका विस्मित थी। बड़ी मुश्किल से बीजी कह सकी, जो चम्मच तुम लोग फेंक देते उन्हें मैं धो धोकर रखती रही। गांव के बच्चे चम्मच पाकर खुश हो जाते हैं, इससे बड़ी सौगात क्या ले जाती। बात खत्म करती बीजी की आंखें छलछला आईं। रविंदर स्तब्ध था। बचपन के उन 2 प्लास्टिक चम्मचों का मूल्य वह कैसे भूल गया, जिन्हें बीजी शाहनी से मांग कर लाई थी। आंसुओं का सैलाब बह चला। लाखों कमाने वाले बेटे की मां का यह अपमान, क्या इसी सौगात के लिए वह हजारों मील उड़ कर आई थी। आज जिस मां के सहारे वह उस ऊंचाई तक पहुंच सका, उस मां को उसने क्या दिया। बीजी के पांव पर गिर रविंदर बिलख उठा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सोने के झूले में झुलाने का वादा किया था। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा बीजी। नहीं पुत्र, मुझे मेरा पोता देकर तूने मुझे सोने के झूले में झुला दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बीजी, हम आपको नहीं जाने देंगे। आंसू भरी आंखों से मोनिका ने क्षमा मांगी। नहीं बेटी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। रब तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। मुझे अब वापस जाना ही होगा। अपने पोते को छोड़कर कैसे जाएंगी बीजी? ये लीजिए, आज से यह आपके साथ सोएगा। क्रिब में सो रहे बेटे को उठा मोनिका ने बीजी की गोद में डाल दिया। प्यार से पोते का माथा सहला। बीजी ने अपने गले में पहनी सोने की जंजीर पोते को पहना दी। चलो पुत्र, देर हो रही है। नहीं बीजी, हम आपको इस तरह वापस नहीं जाने देंगे। अगर आप ऐसे चली गईं तो हम अपने को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। मोनिका की आवाज में सच्चा पश्चाताप था। नहीं बहू, मेरा घर मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाना ही होगा। यह घर भी तो तुम्हारा ही है, बीजी ने भरे गले से रविंदर से कहा। नहीं पुत्र, यह घर तुम्हारा और मोनिका का है। मेरी वापसी का वक्त आ गया, मुझे मत रोको। ठीक है बीजी, पर मेरी एक शर्त है। मोनिका जिद पर आ गई। कैसी शर्त पुत्र? हम अपने गांव के परिवार वालों को कुछ सौगातें भेजेंगे और आपके पोते का पहला जन्मदिन आपके घर में मनाया जाएगा। कहिए मंजूर है या नहीं? मोनिका मुस्कुरा रही थी। अगर मंजूर न करूं तो आपको ताउम्र यहाँ अमेरिका में हमारे साथ ही रहना होगा। मोनिका हंस दी। वाह, ये तो अच्छी शर्त है पुत्र। एक शर्त मेरी भी है बीजी। अब तेरी कौन सी शर्त है रविंदर? तुम गांव का काम निपटाकर फिर वापस आओगी। इस बार तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त ही वक्त होगा। तुम्हें अब कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा बीजी। खुश रह पुत्र, ये बात कहकर तूने मुझे निहाल कर दिया। रब ने मुझे मेरा बेटा वापस कर मेरी झोली बेशकीमती सौगात से भर दी। अब और कोई अरमान बाकी नहीं रहा। बीजी की वापसी के वक्त सभी की आंखें नम थीं, पर उस नमी में सुनहरे भविष्य का अथाह सागर लहरा रहा था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी सौगात।